हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ अ लॉ एंड अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय अ लॉ। अगर इंडियन पॉलिटी को या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर तरीके से अगर आपको समझना है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ अ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय अ लॉ, इसका डिस्टिंक्शन सही ढंग से आपको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो में हम लोग ये चीज को सही ढंग से प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। दिस वीडियो लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी किरण दोरगे एंड यहां पे मैंने मेरे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस मेंशन किए हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ अ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय अ लॉ, ये चीज को अगर आपको सही ढंग से समझना है तो दो आर्टिकल्स का बेसिक अगर आपको पता है तो आपका काम चल जाएगा। अभी तक हम लोग ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोई भी बात नहीं की है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक वीडियो है इसमें हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ अ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इसके बारे में बात करेंगे, सो दैट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स है और जो दूसरी बेसिक चीज है वो सही ढंग से आपको समझना स्टार्ट होगी और आगे जो भी पॉलिटी प्रोसीड होगा वो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। आर्टिकल 21, इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। आर्टिकल 21 क्या बताता है? ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में जो बताया गया था, इट्स प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और अ पर्सनल लिबर्टी। यहां पे दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला एक लाइफ एंड दूसरा है पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी, ओके, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और ये तीसरा वर्ड इंपॉर्टेंट आया, दैट इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और ये हमें समझ के लेना है। अभी यहां पे देखो, एक लाइफ के बारे में वो बात कर रहे हैं, दूसरा लिबर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। लाइफ इन आर्टिकल 21 of the constitution is not merely the physical act of breathing। तो सिर्फ आप जिंदा हो ऐसा नहीं, बाकी की जो भी चीजें जीने के लिए जरूरी होती है वो भी राइट टू लाइफ में आती है एंड पर्सनल लिबर्टी में आती है। दैट इज योर आर्टिकल 21 का ओवरव्यू। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूं, आगे जाके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वर्ड्स में बता रहा हूं ना यहाँ पे, दैट इज लाइफ, लिबर्टी, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड, वो क्या है वो सब देखना है हमें। उसके बाद आर्टिकल 19, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आर्टिकल 19(1)(a) ये क्या बताता है? ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, गारंटी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, गारंटी। तो गारंटी कब मिल सकती है? जब भी आपका मान लो कोई भी फंडामेंटल राइट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो, तभी जाके कोर्ट एज ए गारंटर एक्ट करेगा, अदरवाइज उसका कुछ मीनिंग नहीं है। मान लो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल रहा है, एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, राइट टू लाइफ आपकी डिप्राइव की जा रही है, आपने अप्रोच ही नहीं किया तो ऐसे स्पेसिफिक केस में आपको न्याय नहीं मिलेगा। और ऐसे टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते कि लाइक ये मेरे साथ क्या हो रहा है ना, तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ और लीगल वे में आपको जाना होता है। एनीवेज, आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज टू ऑल इट्स सिटीजंस द राइट टू फ्रीडम ऑफ अ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आप बात कर सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो बात करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग मीडियम्स होते हैं, मीडिया होते हैं, न्यूज़पेपर्स है कि नहीं। द लॉ स्टेट्स दैट ऑल सिटीजंस शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ अ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी यहां पे एक बात उन्होंने बोली है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, मतलब आप कुछ भी बात नहीं कर सकते, आप कुछ भी ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर सकते जिसकी वजह से कोई दूसरे लोगों को या दूसरी पार्टी को ऐसा दिक्कत हो रही है। सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट यहां पे वर्ड है। यहां पे कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स है जो हमें पता होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स अराउंड 20+ जजमेंट का एक प्रॉपर वीडियो में आगे लेके आऊंगा। तो यहां पे हम लोग जो हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये चीज समझने के लिए जो एक केस मुझे चाहिए वो एक केस में राइट नाउ एक्सप्लेन करूंगा। बाकी की जितनी भी लैंडमार्क जजमेंट्स है वो हम लोग एक अलग वीडियो में देखने वाले। तो कुछ एक्सप्रेशन से रिलेटेड केसेस है, जैसे कि रोमेश थप्पर वॉज ए स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का ये केस है। मेनका गांधी वॉज एस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है। प्रभा दत्त वॉज एस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इंडियन एक्सप्रेस वॉज एस यूनियन ऑफ इंडिया 1985। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वॉज एस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल 1995 का केस है। यूनियन ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2002 का ये केस है। तो ये केसेस है, और अभी एक केस में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, सो दैट ड्यू प्रोसेस ऑफ अ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये क्या होता है ये आपको सही ढंग से समझ जाएगा। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है ये, ठीक है। अभी देखो ये केस में हुआ क्या था, तो वो टाइम पे जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया था उनके खिलाफ या उनसे रिलेटेड कुछ क्रिटिसिज्म था, कुछ बात थी जो मेनका गांधी जी ने बोली थी। तो ऐसा था कि उनको ट्रैवल करना था, लाइक इंटरनेशनल ट्रैवल करना था। तो
जो पासपोर्ट अथॉरिटी होती है उन्होंने बोला था इन्हें लाइक थ्रू लेटर्स कि आप अपना पासपोर्ट इमीडिएट हमें सबमिट कर दो। और उन्होंने पूछा था कि क्या रीजन हो सकता है, मेनका गांधी जी ने उन्हें। तो फिर जो पासपोर्ट अथॉरिटी वाले लोग थे उन्होंने ऐसा लेटर में बताया कि ड्यू टू लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट हम आपको नहीं बता सकते, आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में इनके पास ऑप्शन क्या था, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है। आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 के बारे में फिर एक बड़ा सा डिस्कशन हुआ है ना। तो एक जजमेंट आया, तो एक बेंच बैठा था और मेजोरिटी लाइक आई गेस ये केस एक फेमस केस माना जाता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज नो ज्योग्राफिकल लिमिटेशन एंड इट कैरीज with its right of a citizen to gather information and to exchange thought with others not only in India but abroad also। तो इसका एक ओवरव्यू था। अभी ये जो लैंडमार्क जजमेंट्स इसके बारे में एक अलग से वीडियो आएगा। राइट नाउ हमारा जो टॉपिक है उससे हम लोग को ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया है वो एक बैकग्राउंड है जो आपको चाहिए ये समझने के लिए। अभी देखो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये क्या चीज है, ठीक है। अगर आप देखते हो ना पिछले 150-200 साल का हिस्ट्री, तो हमारे देश में ब्रिटिश लोग थे, है ना, तो उनकी राजवट थी हमारे देश में। तो अभी हमारे जितने भी लॉज बने हैं या हमारा जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें ऑलरेडी ब्रिटिश लोगों ने जितने भी एक्ट्स बनाए थे, चार्टर एक्ट 1773 से लेके 1947 तक के जितने भी एक्ट्स है उसका एक ओवरव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हमेशा दिखता है। तो ये जो डॉक्ट्रिन है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये डॉक्ट्रिन जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अभी यहाँ पे देखो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इसका मतलब क्या होता है। मान लो लेजिस्लेचर जो है उन्होंने लॉ बना दिया, ठीक है। अभी एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि एक ऐसा लॉ है कि ट्रैफिक से रिलेटेड लॉ है, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, और आपने मान लो ट्रैफिक से रिलेटेड कोई तो रूल एक ब्रेक किया, एंड ऐसे स्पेसिफिक केस में मान लो अभी देखो कैसा है कि आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सीसीटीवी कैमरा से पता चला कि आपका व्हीकल है, आपकी नंबर प्लेट मिल गई, वहां से नंबर से फिर आपको एक मैसेज आएगा इमीडिएटली कि आपको रीजन बताना है कि आपने ये जो रूल है उसको क्यों ब्रेक किया। और आपको मान लो 1 घंटे का टाइम दिया कि 1 घंटे के अंदर ही आपको बताना है। आप मान लो अभी ये टाइम पे आप मान लो ऑफिस पहुंच चुके हो, है कि नहीं, और आपने मैसेज नहीं पढ़ा या फिर आपने उनका जो ईमेल है वो नहीं पढ़ा और आपका 1 घंटा वो खत्म हो गया। अगर ऐसा होता है तो फिर मान लो लॉ में ऐसा लिखा है कि 1 घंटे के अंदर अगर आप कुछ रिप्लाई नहीं देते हो या वैलिड रीजन नहीं देते हो तो आपका व्हीकल उठा के लेके जाएंगे। अभी अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो ये तो सही बात नहीं है ना, क्योंकि आपका नेचुरल जस्टिस नहीं मिला है। अगर ऐसे ही कुछ दूसरे लॉज है, मान लो ऐसा बोला है कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहां पे आप नहीं जा सकते, मान लो गलती से आप गए, जाने अनजानी में गए, या फिर नो पार्किंग वाला जोन है वहां पे अपनी गाड़ी पार्क की, ठीक है, और ऐसे स्पेसिफिक केस में मान लो आपके गाड़ी का नंबर ले लिया गया, इमीडिएटली आपको मैसेज आया, और मैसेज आया, मेल भी आया, और 1 घंटे के अंदर आपको उन्होंने बोला है कि आपको आंसर करना है, और मान लो आप कोई दूसरे इंपॉर्टेंट काम में फंसे हुए हो या आपको अभी इमीडिएट उसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में अगर मान लो आपका व्हीकल जाता है या कुछ बड़ी एक्शन आपके खिलाफ लिया गया, तो फिर ये तो सही बात नहीं है कि नहीं। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इसमें क्या होता है, लाइक ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं और इसमें नेचुरल जस्टिस नहीं मिलता। दिस कॉन्फर्स लिमिटेड पावर्स इन द हैंड्स ऑफ अ जुडिशरी। अभी जो जजेस होते हैं उनके हाथ में फिर इसके वजह से कम पावर आ सकती है। इफ द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ अ पर्सन एंड हिज डिप्रिवेशन ऑफ अ लाइफ एंड लिबर्टी इज चैलेंज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अभी ऐसे स्पेसिफिक केस में आर्टिकल 21 अगर आप देखते हो तो उसमें राइट टू लाइफ दिया है, लिबर्टी के बारे में वो बात कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यही अगर फॉलो करना है तो जजेस होते हैं ना, उनके सामने कुछ ऑप्शन नहीं होता, जो चीज लिखी गई है उसको इंटरप्रेट करके उनको बोलना होता है। तो ऐसे स्पेसिफिक केस में कोर्ट कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देगा, तो वो 3 स्टेप्स लेगा। सबसे पहला लेगा वेदर देयर एग्जिस्ट एनी लॉ दैट डिप्रीव्स एन इंडिविजुअल ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ लॉ लिखा गया है क्या, और उसके हिसाब से वो जो पर्सन है जिसके ऊपर एक इल्जाम लगाया गया है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ एंड लिबर्टी खतरे में है, तो वो चेक करेंगे ऐसा कुछ लॉ है क्या। दूसरा, वेदर लेजिस्लेचर दैट enacted the law is in question had the competence to enact such law, and तीसरा है whether the legislature while enacting the law followed the procedure prescribed under the law। तो ये 3 चीजों को चेक किया जाएगा। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, तो जो इंडिविजुअल है उनको एक प्रॉपर मौका नहीं मिलता, और यही केस हुआ था, यही प्रॉब्लम हुआ था मेनका गांधी जी के साथ। उनको एक प्रॉपर बताने का, एक्सप्रेस करने का चांस मिला ही नहीं। तो अगर ऐसा कुछ है तो ऐसे स्पेसिफिक केस में क्या किया जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो तो हमारे सामने है, लेकिन अभी हम लोग और एक चीज देख लेते हैं।
इफ एनी ऑफ द लॉ फेल्स द कोर्ट विल एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अभी जो तीन चीजें कोर्ट ने देखी थी, इसमें से अगर एक या दो अगर एक्सेप्ट नहीं होती है तो ऐसे स्पेसिफिक केस में कोर्ट विल एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू द इंडिविजुअल अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन। तो ये जो एक्शन है उसको आर्बिट्री माना जाएगा एंड जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। However, if all the above three tests are found to be valid, the court will not apply a fourth test, whether the law in the question is a fair, just and reasonable. पहले तीन इसमें ही अगर आपकी केस बैठ जाती है तो ऐसे स्पेसिफिक केस में जज ये नहीं देखेगा कि लॉ जो है वो फेयर है, जस्ट है या रीजनेबल है। इसका मतलब लेजिस्लेटिव ने जो लॉ बनाया गया है वो कोर्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। कोर्ट का रोल यहाँ पे जो होता है ना वो नेग्लिजिबल हो जाता है और ऐसे स्पेसिफिक केस में आपकी लाइफ और लिबर्टी इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और वो आपको सही ढंग से नहीं मिलेगा। इवन इफ द कोर्ट फाइंड्स द लॉ टू बी आर्बिट्री और ऑप्रेसिव, इट विल नॉट डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड एंड एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू द इंडिविजुअल। अभी ऐसे स्पेसिफिक केस में जहां पे कोर्ट को या फिर जजेस को ही इतना मौका नहीं मिल रहा है और ऑलरेडी ये लेजिस्लेचर ने फाइनल कर दिया है, ये लॉ है, इसके हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, तो जज जो है वो बता नहीं सकते कि ये जो लॉ है वो आर्बिट्री है या फिर ऑप्रेसिव काइंड ऑफ नेचर का है। एंड इस यहाँ पे इंडिविजुअल का प्रोटेक्शन करना जज के हाथ में या फिर कोर्ट के हाथ में भी नहीं होगा। तो ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर सकती है। दिस डॉक्ट्रिन बिलीव्स मोर ऑन अ गुड सेंस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पब्लिक ओपिनियन इन अ कंट्री। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो लेजिस्लेचर ज्यादा फेवर में आ रहा है ये स्पेसिफिक केस में एंड जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है इसका नुकसान हो सकता है। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल ओनली अगेंस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉट अगेंस्ट दैट ऑफ अ लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव अगर कुछ एक्शन लेता है तो ऐसे स्पेसिफिक केस में जो इंडिविजुअल है वो कोर्ट में जाके लड़ सकता है, लेकिन लेजिस्लेचर के खिलाफ यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये पूरा जो लॉ था वो लेजिस्लेचर को प्रोटेक्ट करने वाला था। अभी यहाँ पे अगर आप एक छोटा सा मुद्दा देखते हो ना तो ये बनाया किसने था, ये ब्रिटेन ने बनाया था। और किसके ऊपर बनाया था, इंडिया की जो कॉलोनीज है इनके लिए बनाया था, या जितने भी कॉलोनीज में जो ब्रिटेन की सरकार थी उनके लिए बनाया था। तो डेफिनेटली जो लॉ मेकर्स है उनके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहिए, तो उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट रखे थे। लेकिन वही चीज है बहुत सारी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी आया, तो फिर एक बैलेंस रखना जरूरी होता है कि नहीं। अभी अगर आप देखते हो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, अभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर आप देखते हो ना तो इसका जो ओरिजिन है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अभी यहां पे अगर आप देखते हो तो जो कोर्ट होता है ना उनके पास एक वाइडर पावर्स होती है। तो मान लो अगर किसी का लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है या फिर अगर कुछ आर्बिटरी लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है तो कोर्ट के पास पूरा अधिकार होता है कि वो जो लॉ है उसको हटा दे या फिर जो पर्सन है उनको एक प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले और उनका जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला जो पोर्शन है वो सही ढंग से हो जाए। अभी यहां पे देखो क्या होता है, अगर मान लो कोई भी पर्सन को अरेस्ट होता है, उनको जज के सामने रखा जाता है, तो कोर्ट विल यूज द 3 टेस्ट जो अभी अभी हम लोग ने डिस्कस किए थे। लेकिन यहां पे अभी और एक चीज कोर्ट देखेगा, दैट इज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखेगा, इनहेरेंट गुडनेस ऑफ अ लॉ बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ अ नेचुरल जस्टिस एंड एग्जामिन वेदर द लॉ इन इटसेल्फ इज अ फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। ये है क्या, ठीक है ना। मान लो आपकी गाड़ी उठा के लेके गए और आपको एक रीजनेबल मौका ही नहीं मिला रिप्रेजेंट करने का, तो फिर ये तो लाइक नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है एंड इसमें लॉ में कुछ तो प्रॉब्लम है कि नहीं। मेनका गांधी जी के केस में जहां पे पासपोर्ट वाले डायरेक्टली उनको बोल रहे थे कि आप अपना पासपोर्ट दे दो, तो उनको बताने को तो बोलो कि क्या हुआ है, उनको एक फेयर टाइम दो, ठीक है। प्रोसीडिंग्स अगर हो रही है तभी जाके उनको एक मौका मिलेगा। डायरेक्टली अगर आप किसी का पासपोर्ट लोगे तो ये सही बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको भी पता होना चाहिए कि किस तरह से चीजें चलती है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक इंपॉर्टेंट चीज थी। तो वो जो एक जजमेंट था ना जिसमें एक बैलेंस रखा गया, दैट इज द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें if the court finds the law to be arbitrary or oppressive, it will declare the law to be unconstitutional and void and extend protection to the individual against the arbitrary action of both legislature and executive। तो ऐसे केस में कोर्ट जो है वो लेजिस्लेचर को भी पकड़ेगा और एग्जीक्यूटिव को भी पकड़ेगा, बिकॉज लेजिस्लेचर ने गलत तरीके से लॉ को फ्रेम किया, एग्जीक्यूटिव ने गलत तरीके से एक्शंस ली या फिर वो सही ढंग से इंटरप्रेट नहीं किया। तो यहाँ पे कोर्ट के पास पूरा अधिकार होता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देखते हो तो ये वाली जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। अभी क्वेश्चन आता है कि अपने देश में क्या करें। अपने देश में एक बैलेंस रख के हमें चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली अगर
प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ करोगे या फिर डायरेक्टली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करोगे तो अल्टीमेटली लेजिस्लेचर के ऊपर भी एक ओवरऑल बर्डन आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बर्डन आ जाएगा एंड जो बैलेंस ऑफ अ पावर है वो जो चीज है वो नहीं देखने मिलेगी एंड इससे जो होगा वो एक नुकसान हो जाएगा क्योंकि अगर हम देखते तो हमारे कंट्री का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसके लिए हमें एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। आई होप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ये जो कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने देखा है वो आपको सही ढंग से पढ़ा है। अभी अगर आपको ये लेक्चर से रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ क्वेरीज है कुछ डाउट्स है डेफिनेटली आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप चाहते हो कि मैं यूपीएससी स्टेट सर्विसेज से रिलेटेड अगर कुछ और कंटेंट बेहतरीन आपके लिए लेके आऊं तो सर्टनली आप सजेस्ट करना, वैसे टाइप का कंटेंट मैं डेफिनेटली आपके लिए लेके आने की कोशिश करूंगा। अगर आप वीडियोस एंजॉय कर रहे हो तो सर्टनली आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना एंड जितने ज्यादा आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे उतना ज्यादा कंटेंट बनाने में मुझे भी मजा आएगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।